कहते हैं जंग सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं जीती जाती, बल्कि उन हौसलों से भी जीती जाती है जो आखिरी सांस तक हार मानना नहीं जानते। यह कहानी भी कुछ ऐसे ही भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा की है, जिन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। इस पूरी सीरीज में आपको एक नहीं बल्कि कई ऐसे गूज बम्प्स मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम ऑपरेशन सफेद सागर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। कहानी की शुरुआत साल 1999 से होती है। उस दौर में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे और पिछले 52 सालों से दोनों देशों की सीमाएं युद्ध, संघर्ष और एक दूसरे पर अविश्वास की गवाह बनी हुई थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि दोनों देशों के बीच भरोसा नाम की कोई चीज लगभग खत्म हो गई थी। तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब सिर्फ एक साल पहले भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ऐसा लगने लगा था कि अगर दोनों देशों के बीच एक छोटी सी भी चूक हुई तो उसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता था। दुनिया भर के बड़े देशों की नजर दक्षिण एशिया पर टिकी हुई थी। कई विशेषज्ञों ने इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे खतरनाक घटनाक्रम बताया था। लेकिन फिर ठीक 7 महीने बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का निमंत्रण स्वीकार करते हुए इतिहास रचने वाली लाहौर बस यात्रा का ऐलान कर दिया। इस पहल का मकसद था दोनों देशों के बीच बरसों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करना और शांति की एक नई शुरुआत करना। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक कदम को उम्मीद की नई किरण मान रही थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या दोनों देशों की सेनाएं भी इस नई दोस्ती पर भरोसा कर पाएगी, या फिर सरहद के उस पार कोई ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक अभी किसी को भी नहीं थी। जिसके बाद हमें 4 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ स्क्वाड्रन की बहुत सारी टीम बटी हुई थी, जैसे कि ब्लू टीम, रेड टीम, लेकिन गोल्डन एरोस के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता था। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन बाकी सारी स्क्वाड्रन से बहुत अलग थी। ये टारगेट को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी, जिसके विंग कमांडर टोनी थे। टोनी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है और सारे लड़कों को तैयार करने को कहा जाता है। 5 ऑप्शनल राउंड होने वाले थे, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होने वाले थे, जिसे हम वॉर गेम एक्सरसाइज कहते हैं। जिसके बाद हमें कर्नल अजय आहूजा को दिखाया जाता है, जो कि एक कमाल के फाइटर जेट पायलट है। आहूजा अपनी बीबी अलका और अपने बेटे के साथ रहते हैं। बेटे का भी सपना है कि एक दिन वो एयरफोर्स को ज्वाइन करे, लेकिन आहूजा हर बार अपने बेटे को समझाते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एयरफोर्स में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले कैलकुलेशन सीखना चाहिए। यहाँ हमें मालूम चलता है कि अजय आहूजा के पास एक बहुत पुराना स्कूटर है। अलका हमेशा कहती रहती है कि उसे इस स्कूटर को रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ आहूजा बताते हैं कि इस स्कूटर से भी पुराने हमारे यहाँ के मिग 21 हैं। आहूजा यहाँ पर अपने फाइटर जेट की बात कर रहे थे, जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि आहूजा और टोनी बहुत अच्छे दोस्त हैं। टोनी ने आहूजा को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो लड़कों को ट्रेनिंग दे सके और उन्हें कोचिंग दे सके, क्योंकि आहूजा बेस्ट फाइटर जेट पायलट है। जिसके बाद इन सारे लड़कों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। उनकी टीम में बहुत ही युवा लड़के थे। इन सारे लड़कों को शुरुआत में ही समझा दिया जाता है कि गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करने का काम करे, इसलिए फिलहाल वो बॉम्बिंग करने के बारे में तो भूल ही जाए। यहीं पर हम धाली नाम के एयरफोर्स सोल्जर को देख पाते हैं, जो कि हमेशा रिस्क लेना चाहता है। लेकिन पहली क्लास में ही आहूजा सबको समझा देते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिसके बाद हमें पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हम देखते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को, जो कि अपने एक जनरल से कह रहे होते हैं हर साल विंटर में भारत और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स होते हैं वो चोटी से नीचे उतर आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार हमारे सोल्जर जो है वो वापस ना आए। लेकिन यहाँ वो जनरल बताता है कि शिमला एग्रीमेंट के तहत ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी को वापस आना ही पड़ता है। अगर वो वापस नहीं आए तो शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन होगा। लेकिन परवेज कहता है कि हर बार रूल फॉलो नहीं करना चाहिए और एलओसी भी हमें यही सिखाता है। जिसके बाद हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिखाया जाता है। सभी लोग यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होने वाली थी। इस दौरान मीटिंग में नवाज शरीफ से कुछ लोग कहते हैं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान शांति की वार्ता करने आ ही रहे हैं
तो उनसे कश्मीर के बारे में भी बात कर ही ली जाए, जो बात नवाज के अब्बा जी को भी बहुत अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सही मौका है और हमें कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉर गेम एक्सरसाइज का सेमीफाइनल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जहां पर कि एक टीम में धाली और गौफी थे। दोनों कमाल के पायलट हैं और लगभग 1 साल से दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर मौसम बिगड़ जाता है। मौसम इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि हेडक्वार्टर से उनके पास मैसेज आता है कि उन्हें ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए गौफी भी मान जाता है। लेकिन धाली का इरादा कुछ और था। धाली जो है वो इस मिशन को अबॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो गौफी को भी मना लेता है और इस मिशन में आगे बढ़ता है। खराब मौसम को पार करने के बाद अब इनके पास सिर्फ 1 मिनट बचता है, जहाँ इन्हें टारगेटेड जगह की फोटोज कैप्चर करनी थी, जिसमें वो कामयाब रहते हैं। ये देखकर दोनों को बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इस जीत से यहाँ अजय आहूजा जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि खराब मौसम की वजह से ये मिशन पहले ही अबॉर्ट हो गया था, तो फिर तुम्हें किसने कहा था कि तुम आगे बढ़ो। धाली कहता है कि इस मिशन के बदले में उन्हें 20 पॉइंट मिल रहे थे, इसलिए थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। इतना सुनने के बाद यहाँ पर अजय आहूजा जो है वो धाली को ग्राउंडेड कर देते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते तक तुम फ्लाई नहीं कर सकते हो और 1 हफ्ते तक ग्राउंड पर काम करोगे। यहीं पर हम देखते हैं बोल्डी नाम के एक आदमी को, जिसे सभी लोग प्रोफेसर मानते हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है और उसने यहाँ पर बताया कि दूसरा रास्ता भी था। लेकिन धाली अभी भी आहूजा से बहस कर रहा था, इसलिए आहूजा जो है वो धाली को 2 हफ्तों के लिए ग्राउंडेड कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कारगिल का सीन, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो इंडिया के बंकर को चेक कर रहे थे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि शिमला एग्रीमेंट के तहत सारे सोल्जर्स जो है वो वापस आ गए हैं। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने यहाँ के बंकर को कैप्चर कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तो उन्हें बहुत सारी तादाद में बंकर मिले, जो कि खुफिया रूप से वहाँ पर थे। तब सारे कमांडर और जनरल आपस में बात करते हैं कि यही वो मौका है जब सारे बंकर पर कब्जा कर लिया जाए और इस तरह से हम इंडिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। परवेज उन्हें सब कुछ समझा देता है और कहता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। वैसे भी वो शिमला एग्रीमेंट को तोड़ चुके हैं, इसलिए अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं धाली को, जो कि ग्राउंड पर काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके पास कुछ दोस्त आते हैं और वो बताते हैं कि आज हमें अजय आहूजा के घर पर बाउंसिंग के लिए जाना है। मतलब कि वो लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए जाने वाले थे। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ धाली जो है वो थोड़ा उदास है, क्योंकि वो ग्राउंड पर था और ये सजा जो है वो अजय आहूजा ने ही दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोल्डी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड माधवी से बात कर रहा था। माधवी कहती है कि वो बस सिर्फ और सिर्फ बोल्डी के साथ रहना चाहती है, वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वो लोग उसकी शादी कराने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो वो घर से भाग जाएगी। पर बोल्डी यहाँ पर माधवी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ उसके दोस्त आ चुके थे और सभी मिलकर अब आहूजा सर के घर जाते हैं, जहाँ पर कि उनकी पत्नी अलका भी यही मौजूद थी। सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने की कोशिश करने का सोच रहे थे, लेकिन तभी आहूजा और अलका जो है वो उनके सामने बहुत सारी सब्जियां रख देते हैं और कहते हैं कि इन्हें काटना पड़ेगा, तभी जाकर खाना बनेगा। तब सभी लोग सब्जियां काटने लगते हैं और अपने अपने बारे में बताने भी लगते हैं। कुछ ही पल के बाद खाना बन जाता है, सभी लोग खाना खाने लगते हैं। लेकिन बोल्डी कहता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। दरअसल में उसे माधवी को कॉल करना था, वरना माधवी फिर से गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से यहाँ धाली जो है वो उसका वॉलेट रख लेता है और उससे वापस मांगने के चक्कर में उनके बीच में छोटी सी झड़प हो जाती है और यहाँ धाली के नाक से खून बहने लगता है। उन दोनों की झड़प को देखकर यहाँ पर अजय आहूजा बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ खास नहीं बनती है। आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आईएसआई चीफ यहाँ पर बताते हैं कि आर्मी जनरल मुशर्रफ ने बहुत सारे सोल्जर्स की विंटर लीव जो है वो कैंसिल कर दी है और इतनी ज्यादा तादाद में उन्हें सोल्जर्स जो है वो क्यों चाहिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तब यहाँ पर मुशर्रफ बताता है कि पीस टॉक में उन्हें पता चला है कि कुछ मुजाहिदीन जो है वो इस पीस टॉक को भंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए सिक्योरिटी के लिए उन्हें इतने सोल्जर्स चाहिए, जबकि मुशर्रफ जो है वो सरासर झूठ बोल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि माधवी जो है वो अपने घर से भाग आई थी और वो सीधा भटिंडा के एयरबेस पर आ चुकी थी, लेकिन उसे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन किसी तरह से उसे अंदर बुलाया जाता है और सारी चीजें बताई जाती है कि माधवी जो है वो अपने घर से भाग आई है और अब वो यहीं पर रहना चाहती है। टॉनी यहाँ पर उनकी स्थिति को समझते हैं और वो चाहते हैं कि माधवी जो है वो यहीं पर रहे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी कमरा नहीं था जिससे कि माधवी यहाँ रह सके।
तब यहाँ पर अजय आहूजा कहते हैं कि वो हमारे साथ रह सकती है, ताकि अलका को भी यहाँ पर पार्टनर मिल जाएगा और उसे भी बुरा नहीं लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अजय आहूजा अपने सारे सोल्जर्स को एक ऐसी टेक्निक बताने वाले थे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस टेक्निक का नाम था ट्रांसपोर्ट जेट फॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारे जेट जो है वो एक साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और रडार पर ये सिर्फ एक डॉट की तरह दिखाई देता है। रडार में सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा सा एयरक्राफ्ट है, लेकिन जैसे ही वो लोग टारगेट के पास पहुंचते हैं ये सारे एयरजेट अलग अलग होकर अपने निशाने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसे करना इतना आसान नहीं है। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह चुके थे, लेकिन ये तो करना ही था क्योंकि अजय आहूजा का ऑर्डर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि धाली और बोल्डी को एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। दोनों साथ में फ्लाई करने वाले थे, क्योंकि अजय आहूजा ने इसलिए किया था क्योंकि दोनों की बनती नहीं है। जिसके बाद सारे सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट जेट फॉर्मेशन की टेक्निक के तहत फ्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बोल्डी जो है वो काफी घबराया हुआ था, शायद वो ये नहीं कर पा रहा था और किसी एक का भी अगर यहाँ दिमाग नहीं लगेगा तो ये मिशन जो है वो फेल हो जाएगा, और यहाँ बोल्डी की वजह से ये फेल हो गया था। इस चीज के बारे में टोनी सबसे बात करता है। टोनी कहता है कि ये टेक्निक जो है वो इतनी आसान नहीं है, सभी का ध्यान जो है वो सामने होना चाहिए, सभी की स्पीड, सभी की कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, तब ये हो सकता है, वरना ये मिशन तो फेल हर बार होगा। जिसके बाद हम पाकिस्तान के स्कार्दू बेस को देख पाते हैं। यहाँ पर जनरल नोटिस करते हैं कि उनके बेस में बहुत सारे मुजाहिदीन यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हें देखकर वो लोग हैरान रह चुके थे कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पर कमांडर उन्हें बताते हैं कि दरअसल में ये मुजाहिदीन नहीं है, बल्कि ये हमारे सोल्जर्स हैं और ये सभी लोग ऊंची चोटियों पर जाएंगे और सारे बनकर पर कब्जा करेंगे। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाती है तो सभी को यही लगेगा कि ये सभी लोग मुजाहिदीन हैं और इनसे पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी लेना देना नहीं है। यही उनका मास्टर प्लान था। धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे बनकर को ऑक्यूपाई कर लिया था और बहुत सारी पोस्ट को कैप्चर कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि 19 फरवरी 1999 में सदाए सरहद लाहौर बस यात्रा की शुरुआत होती है, जहां पर कि अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ जो है वो मिलते हैं और यहाँ पर शांति वार्ता होती है। लेकिन यहाँ हमें सबसे बड़ी बात बताई जाती है कि सेना के तीनों प्रमुख जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे और ये बात यहाँ पर अजय आहूजा और टोनी भी इसी बारे में बात कर रहे थे। ये सारी बातें सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी बात सही तरीके से लेना ठीक भी नहीं होगा। तब नवाज शरीफ जो है वो आर्मी के तीनों चीफ के पास जाते हैं और तीनों प्रमुख से बात करते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए थे, लेकिन वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी में बिजी थे। तब नवाज शरीफ कहता है कि अब जल्द ही पीस समिट भी होने वाली है और इसमें तुम्हें आना होगा और तुम्हें अटल बिहारी वाजपेयी को सैल्यूट भी करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोल्डी और माधवी जो है वो ज्यादा एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे और माधवी यहाँ सब कुछ छोड़कर बोल्डी के पास आई है, लेकिन बोल्डी का ध्यान जो है वो ट्रांसपोर्ट जेट फॉर्मेशन में लगा हुआ था। जब वो ग्राउंड पर रहता तो वो अपनी सॉर्टी के बारे में सोचता, लेकिन जब वो हवा में रहता है तब वो यहाँ माधवी के बारे में सोचता है। ये पूरी तरह से उल्टा था और यही चीजें बोल्डी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। इसी वजह से अक्सर बोल्डी और धाले के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता, क्योंकि एक इंसान की वजह से ही उनकी पूरी की पूरी टीम खराब हो रही है और फाइनल में उनके जरूर पॉइंट्स कटने वाले हैं। जिसके बाद पाकिस्तान में इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच देते हैं और इस बार पाकिस्तान के सेना के तीनों प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद थे। आखिर में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी तीनों सेना के प्रमुख से मुलाकात करते हैं। सारे प्रमुख जो है वो उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ मुशर्रफ जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को सैल्यूट नहीं करता है, बल्कि वो हाथ मिलाने के लिए उनकी तरफ हाथ आगे करता है। ये देखकर यहाँ पर शरीफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलका और माधवी साथ में थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर माधवी को अलका कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि जब भी अजय जो है वो सॉर्टी पर जाता है तब वो उसे कोई भी टेंशन नहीं देती है और ना ही वो उसे कोई टेंशन वाली बात बताती है। वो हमेशा उन सारी बातों को लिख कर रखती है और जब उसकी सॉर्टी नहीं होती है तो वो उसे जमकर सुनाती है और एक दो बात एक्स्ट्रा ही सुना देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी के घर पर अजय आहूजा की पूरी फैमिली खाना खाने के लिए आई थी। यहीं पर हम देखते हैं कि टोनी की वाइफ कमल भी यहीं मौजूद थी, जो कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बोल्डी जो है वो काफी घबराया हुआ और बहुत परेशान लगता है। वो अकेले में टोनी सर से कुछ बात करना चाहता था। वो कहता है कि सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ग्राउंड पर चला जाऊँ, मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। यहाँ उसकी बातें सुनकर यहाँ टोनी और आहूजा जो है वो सोच में पड़ जाते हैं।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बॉल्डी के साथ क्या हुआ है। आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पीस समिट हो चुकी थी। यहीं पर इंडिया के एक ऑफिसर मौजूद थे जो कि यहाँ पर उनसे कहते हैं कि हम आपके लिए 100 करोड़ रुपए और 40 लाख टन गेहूं देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस चीज से खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, बल्कि हमें कश्मीर पर बात करनी है। लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि फिलहाल यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम आपसे कश्मीर पर बात कर सकें। आगे हम देखते हैं कि गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन के फाइनल्स थे और फाइनल में बॉल्डी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। आहूजा सर चाहते हैं कि बॉल्डी उनके साथ आए, लेकिन धाली कहता है कि सर एक इंसान की वजह से उनकी पूरी टीम खराब हो रही है और फाइनल्स में उनके नंबर भी जरूर कटने वाले हैं। लेकिन आहूजा सर कहते हैं कि बॉल्डी आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यह बात मालूम चल जाती है कि मुशर्रफ जो है वो उनसे झूठ बोल रहा था कि पीस टॉक के बदले में उसने बहुत सारे सोल्जर्स की विंटर की लीव जो है वो कैंसिल कराई है, बल्कि उसका मकसद जो है वो कुछ और है। लेकिन यहाँ पर मुशर्रफ जो है वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस जगह पर आकर देखें और उसके बाद ही सारी चीजें डिसाइड करें। आगे हम देखते हैं कि फाइनल्स नजदीक थे और यहाँ पर अजय आहूजा चाहते हैं कि सारे के सारे टीम जो है वो एक साथ काम करे। इसी वजह से वो यहाँ पर 6 बाइक को मंगवाता है और उन 6 बाइक को आपस में कनेक्ट करके उन्हें रस्सियों से बांध देता है। और अब ये उसी तरह से चलेगी जैसे कि ट्रांसपोर्ट जेट फॉर्मेशन में फाइटर जेट चलते हैं। सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर बार ये लोग नाकामयाब हो रहे थे और इनमें भी बॉल्डी जो है वो सबसे ज्यादा उनके काम को खराब कर रहा था। ये देखकर धाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बॉल्डी आखिर में कह देता है कि वो ये नहीं कर पाएगा और वो तो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन सारे दोस्त उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि बॉल्डी तू एक पल के लिए भूल जा कि तेरे साथ माधवी है, तू बस हमारे साथ है और 10 मिनट तू हमारे साथ ही रहने वाला है। वो लोग उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, जिसके बाद बॉल्डी सबके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ता है और इस बार बॉल्डी ने कमाल कर दिया था। अजय आहूजा यहाँ पर बॉल्डी को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब तुम युद्ध मैदान पर रहो तो फैमिली के बारे में नहीं सोचा करते। जिसके बाद नवाज शरीफ जो है वो इस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि मुशर्रफ उन्हें बताते हैं कि हमने इंडिया के 8 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और सबसे ऊंचाई वाले पोस्ट पर भी हमने कब्जा कर लिया है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मुजाहिदीन को हमने आगे भेजा तो हम बहुत सारे पोस्ट पर कब्जा कर लेंगे और फिर इंडिया प्रेशर में आ सकता है और फिर कश्मीर पर बात की जा सकती है। नवाज शरीफ को उनकी बात अच्छी लगी। तब यहाँ मुशर्रफ कहता है कि हम मुजाहिदीन को आगे तो भेजना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके पास कुछ एडवांस वेपन भी हो जिससे कि वो लोग उन लोगों का सामना कर सके, लेकिन इसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। तब यहाँ पर वो लोग एक पेपर पर नवाज शरीफ के साइन ले लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन का फाइनल्स थे जिसमें कि अजय आहूजा और टॉनी भी इसमें भाग लेने वाले थे। सभी लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जेट फॉर्मेशन के तहत आगे बढ़ते हैं और इस टेक्निक के तहत उन्होंने पूरे में से पूरे नंबर लिए थे, जिससे कि ये फाइनल जो है वो जीत चुके थे और अब गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन जो है वो मिशंस के लिए तैयार हो चुका था। इसी के साथ धाली और बॉल्डी की जितनी भी दूरियां थी वो यहीं पर खत्म हो जाती है। बॉल्डी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया था और वो बहुत खुश था, इसलिए बॉल्डी सीधा माधवी के पास जाता है। वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है, वो उसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है और यहीं पर वो माधवी को प्रपोज कर देता है। वो उससे शादी करना चाहता था। ये देखकर माधवी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि सारे सोल्जर्स मौजूद थे। सभी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि माधवी को यहाँ पर बॉल्डी ने प्रपोज किया है, इसलिए सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि शिमला एग्रीमेंट के तहत सोल्जर्स जो है वो विंटर में ऊंची चोटियों पर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब विंटर खत्म होने के बाद सारे सोल्जर्स जो है वो चोटियों पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बनकर पर अब पाकिस्तानी मुजाहिदीन मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया था और वो एक एक करके सारे इंडियन सोल्जर्स को मार रहे थे। ये देखकर इंडियन आर्मी पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, जिसमें कर्नल सरताज सिंह कहते हैं कि ये काम जो है वो मुजाहिदीन का नहीं है, बल्कि ये काम पाकिस्तानी आर्मी का है। लेकिन सभी को यही लग रहा था कि सरताज सिंह गलत बोल रहा है, क्योंकि हाल ही में पीस टॉक हुई है और ये काम जरूर मुजाहिदीन का ही है। आर्मी को यहाँ ये बात मालूम चल चुकी थी कि उनके बहुत सारे पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और सारे कैप्चर हो जाने के बाद अब इंडियन आर्मी जो है वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। लेकिन इतनी हाइट पर सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स ही इस मामले को संभाल सकती है। तब चीफ तुरंत ही एयरफोर्स जनरल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं।
उन्हें ये सारी बातें सुनने के बाद समझ आता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है। सारी बातें सुनने के बाद चीफ को समझ आता है कि आर्मी के पास भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है और 16,000 फीट पर हेलीकॉप्टर का वहां जाना और उन पर हमला करना ये बहुत ही गलत हो सकता है। ये तो एक सुसाइडल केस बन सकता है। इसलिए हमें पहले पता लगाना होगा कि आखिरकार वहां पर कौन है और कितने हैं और आखिरकार क्या प्लानिंग चल रही है। तब पार्टनी सर को समझ आता है कि इन्हीं सारी चीजों को कैप्चर करने के लिए गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन को तैयार किया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय आहूजा जो है वो अपनी पत्नी अलका को जिप्सी चलाना सिखा रहे थे, लेकिन वो ठीक से नहीं चला पा रही थी। तब यहाँ पर अलका कहती है कि अगर हमारे पास मारुति 800 होती तो वो जल्दी से सीख जाती, लेकिन अजय आहूजा कहते हैं कि अगर तुम एक बार जिप्सी चलाना सीख गए तो फिर तुम कुछ भी चला सकती हो। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि अजय आहूजा से मिलते हैं और वो उन्हें सारी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। ये सारी प्रॉब्लम को देखने के बाद समझ आता है कि अब प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और अब इन्हें तुरंत ही श्रीनगर बेस पर जाना था। और अब सभी लोग श्रीनगर बेस के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तभी अलका बार बार यहाँ पर अजय आहूजा का नाप ले रही थी क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी लोग श्रीनगर एयरबेस पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुशर्रफ की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। दरअसल में वो लोग मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं और वही लोग इंडिया की पीक्स को कैप्चर कर रहे हैं। जब ये बात नवाज शरीफ को मालूम चली तो वो यहाँ पर मुशर्रफ को बहुत डांटते हैं और वो कहते हैं कि इस मिशन को तुरंत के तुरंत बंद करो, उन सारे सोल्जर्स को वापस बुलाओ। दूसरी तरफ पार्टनी सर जो है वो अपने सारे सोल्जर्स को बता रहे थे कि बहुत सारे पीक्स पर पाकिस्तानी सोल्जर्स या फिर मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया है। वो लोग कितने हैं, कौन है, क्या करने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन का काम है कि वो वहां जाए और सारी चीजों को कैप्चर करके लाए। इस मिशन को हल्का आंकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के अब्बा को जब ये सारी चीजें मालूम चलती है कि बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के बहुत सारे पीक्स को कैप्चर कर लिया है तो वो बहुत खुश हुए थे। लेकिन नवाज शरीफ ने सब कुछ बिगाड़ दिया था क्योंकि उसने हुक्म दे दिया था कि वो सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहां से वापस बुलाए। इसलिए अब्बा चाहते हैं कि यही वो मौका है जब वो इंडिया पर प्रेशर बना सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं। इसलिए वो फिर से मुशर्रफ से मीटिंग करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी और आहूजा जो है वो 18,000 फीट पर जाकर उन सारी जगह को कैप्चर करने वाले थे और पता लगाने वाले थे कि आखिरकार वहां पर लोग हैं या फिर नहीं। जिसके बाद वो लोग उसी जगह पर जाते हैं और वहां जाकर सारी चीजों की तस्वीर खींच कर लाते हैं। आहूजा को यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि भले ही हमें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है लेकिन जरूर यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को अपने पास बुलाया। नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो अब तुम आगे बढ़ो और सारे के सारे बनकर पर कब्जा कर लो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इन सब में पाकिस्तानी आर्मी का कहीं भी कोई नाम नहीं आना चाहिए। तब मुशर्रफ कहता है कि आपने मुझे मौका दिया है और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब अजय आहूजा ने जो फोटोज क्लिक करके लाया था उन सारी चीजों की स्टडी की जाती है। पता चलता है कि यहाँ पर जो कदमों के निशान हैं, जो एक लाइन से वो लोग जा रहे हैं, ये काम जो है वो मुजाहिदीन का नहीं है बल्कि ये काम उन्हें पाकिस्तानी आर्मी का लग रहा है क्योंकि वही इतने सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। मुजाहिदीन कभी ऐसे नहीं चलते हैं। तो ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि पाकिस्तानी आर्मी ने ही उनके पीक्स को कैप्चर कर रखा है। ये बात प्रधानमंत्री को भी मालूम चल चुकी थी। प्रधानमंत्री यहाँ पर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहता है तो वो लोग भी पीछे नहीं हटने वाले और यहाँ प्रधानमंत्री आर्मी को उन पर अटैक करने की फुल छूट दे देते हैं। पार्टनी सर ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सफेद सागर रखा था, जिसमें उनके पास एक बहुत ही अच्छी टीम थी और वो लोग वहाँ पर बॉम्बिंग करने वाले थे और सारी चीजों को पूरी तरह से तबाह करने वाले थे। थोड़ी देर के बाद ही कुछ फाइटर जेट्स को उन पीक्स के पास पहुंचाया जाता है जो कि लगभग 18,000 फीट ऊपर थी, जहां पर कि बहुत सारे यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स मौजूद थे। अब कुछ फाइटर जेट आगे बढ़ते हैं लेकिन जैसे ही वो वहां विस्फोट करने वाले थे कि तभी यहाँ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हीट सीकिंग मिसाइल्स के द्वारा कुछ फाइटर जेट को लॉक भी कर देते हैं, जिनमें से एक फाइटर जेट जो है वो तबाह हो जाता है जिसमें निशांत नाम का सोल्जर बैठा हुआ था। ये सारी चीजें आहूजा ने देख ली थी। आहूजा यहाँ पर निशांत को किसी भी हालत में बचाना चाहता था और धाली भी आहूजा सर के साथ रहना चाहता था, लेकिन आहूजा सर बताते हैं कि धाली के फाइटर जेट में फ्यूल नहीं बचा है इसलिए उसे वापस जाना होगा।
और अब आहूजा ही निशांत को अकेले ही बचाने वाले थे। तभी पाकिस्तानी आर्मी हीट सीकिंग मिसाइल से यहाँ पर अजय आहूजा के फाइटर जेट को भी लॉक कर देते हैं और अब उनका फाइटर जेट भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन सही समय पर पैराशूट खुलने की वजह से यहाँ पर अजय आहूजा जो है वो बच जाते हैं। लेकिन जब उनका पैराशूट खुला तो वो LOC पार कर चुके थे। तो अजय आहूजा अब बॉर्डर के पार थे और ये बात पाकिस्तानी आर्मी को भी मालूम चल चुकी थी। यहाँ पर अजय आहूजा बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पास जितने भी सबूत है वो उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि ये सारी चीजें पाकिस्तानी आर्मी के हाथ ना लगे। टॉनी को भी ये बात मालूम चल चुकी है कि आहूजा घायल है और उसे बचाने के लिए उन्हें जाना ही होगा। वो लोग तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स जो है वो उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, अजय आहूजा जो है वो LOC के उस पार है और हम प्रोटोकॉल को तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि अगर तुम वहां गए तो तुम्हें भी बचाने के लिए किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार अजय आहूजा को सर्च कर रही थी। अजय आहूजा बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लोग उसके पीछे जरूर आएंगे। किसी तरह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ ये सारी जानकारी सारे इंडियन एयरफोर्स सोल्जर्स को भी लग जाती है, जिनमें धाली जो है वो खुद को ब्लेम दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो अजय आहूजा सर को अकेला छोड़कर नहीं आता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इसके बाद पाटनी सर बताते हैं कि जिस पीक पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा है वहाँ अब MiG-21 से हमला करना बेहद मुश्किल हो चुका है। दुश्मन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो हमारे फाइटर जेट को आसानी से निशाना बना सकती है, इसलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, मिराज 2000 का इस्तेमाल। लेकिन समस्या ये है कि मिराज 2000 पूरी तरह तैयार नहीं है। इसमें इस्तेमाल होने वाले बम पहले अमेरिका से आते थे, लेकिन अमेरिका जो है वो फिलहाल हमारी मदद करने के मूड में नहीं है, इसलिए भारतीय टीम को मिराज में ही खुद बम फिट करने का काम करना होगा। मिराज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन के ठिकाने पर बेहद सटीक हमला किया जा सकता है और नीचे बैठे दुश्मन को आखिरी वक्त तक इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन मुश्किल यह है कि मिराज में नए बम फिट करने और उसे हमले के लिए तैयार करने की प्रक्रिया काफी लंबी है और दूसरी तरफ समय लगातार निकलता जा रहा है। इसी बीच कहानी हमें अजय आहूजा की तरफ ले जाती है। अजय आहूजा को दुश्मनों ने पकड़ लिया था और अब उन्हें एक जगह ले जाकर बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। उनसे लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर वे वहाँ क्यों आए थे और क्या उनका इरादा हमला करने का था। लेकिन अजय साफ कह देते हैं कि उनके विमान में मिसाइल थी ही नहीं और उनका LOC पार करने का कोई इरादा भी नहीं था। जब उनके जेट पर हमला हुआ तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट खोल दिया, लेकिन पैराशूट खुलने के बाद वह अनजाने में LOC की दूसरी तरफ जा गिरे। तभी यहाँ जनरल आता है। जनरल कहता है कि तुम्हारे लोग जो है वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढेंगे और तुम्हारा यहाँ से निकलना एकदम नाकाम रहेगा, इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम कोऑपरेट करो और तुम हमारे सामने एक स्टेटमेंट दो जिसमें तुम कहोगे कि हम यहाँ पर अटैक करने के लिए आए थे। तब अजय बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं इस वर्दी में क्या है, गद्दारी करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। जनरल समझ जाते हैं कि ये बहुत ही अड़ियल है और ये कभी नहीं मानने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुशर्रफ को, जो कि चाइना जाता है। दरअसल में मुशर्रफ जो है वो चाइना से मदद मांगना चाहता था, क्योंकि अगर चाइना ने मदद कर दी तो उनकी पोजीशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन चाइना ने यहाँ पर मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। वो कहते हैं कि ये आपका आपसी मामला है और इसे आप लोग ही सुलझाए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए वो मुशर्रफ की कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। जिसके बाद आर्मी जनरल ने आर्मी चीफ मतलब कि मुशर्रफ को बताया कि अजय आहूजा जो है वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर मुशर्रफ कहते हैं कि अब वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। वो दोनों ये बात जो है वो इनसिक्योर लाइन पर कर रहे थे, इसलिए ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है और फिर आखिर में हम देखते हैं कि अजय आहूजा को वो लोग बेरहमी से मार देते हैं। जैसे ही अजय आहूजा के बारे में मालूम चलता है पूरा भारत जो है वो दंग रह जाता है और ये बात अब अलका को भी मालूम चल चुकी थी। अलका उस वक्त क्या महसूस कर रही थी उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। हर एक सोल्जर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुशर्रफ जो है वो यहाँ पर नवाज शरीफ से झूठ बोल देता है। वह कहता है कि चाइना हमारी मदद करने के लिए मान गया है और अब हम पीछे नहीं हट सकते, जो बात यहाँ नवाज को भी बहुत अच्छी लगी कि अगर चाइना हमारा साथ दे रहा है तो फिर तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब शहीद जवान अजय आहूजा को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। उनके साथी सैनिक और परिवारजन नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह पल हर किसी के दिल को भारी कर देता है। जब ये बात सांगी को मालूम चली तो हमें पता चलता है कि सांगी मिराज पर काम कर रहा था, लेकिन अब वो चाहता है कि वो वापस अपने दोस्तों के पास जाए, अपनी टीम के पास जाए।
तो वहीं धाली जो है वो अलका मैडम से मिलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉनी भी बहुत ज्यादा उदास था। वो अपनी पत्नी कमल के सामने कहता है कि उसने अलका से वादा किया था कि वो उसके पति मतलब कि अजय आहूजा को कुछ भी नहीं होने देगा, और अजय आहूजा को मैंने ही गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में बुलाया था। ये सारी बातें बोलते बोलते यहाँ टॉनी को एक कमाल का आइडिया आता है और वो तुरंत ही पार्टनर सर से कांटेक्ट करते हैं। वो उनके पास जाते हैं और न बताते हैं कि गोल्डन एरोस के जितने भी फाइटर जेट हैं उन सभी फाइटर जेट में कैमरे फिट है, लेकिन वो जगह तो बॉम्ब फिट करने की है ना, तो हम फाइटर जेट से उन पर हमला कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें सही जीपीएस की जरूरत पड़ेगी, सही लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसी पर अब हमें काम करना है और ट्रायल करना है। ये ट्रायल उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस पीक पर दुश्मन मौजूद है उसके 200 मीटर के आसपास ये बॉम्ब गिरना चाहिए, तब जाकर ही कोई फायदा होगा, क्योंकि उस पीक से थोड़ी ही नीचे इंडियन आर्मी भी है, और अगर क्योंकि ये बॉम्ब इधर उधर होता है तो ये बॉम्ब इंडियन आर्मी के ऊपर भी गिर सकता है, जिसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं। MiG-21 में कैमरे की जगह पर बॉम्ब फिट कर दिए गए थे और बारी बारी से अब ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। कभी ये दूरी 700 हो जाती है तो कभी 800 हो जाती है, और जीपीएस से वो लोग सही निशाना नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें 200 मीटर के नजदीक पहुंचना था। वो लोग अपना बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं तो कोई कमी छूट रही थी। ये चीज यहाँ पर टॉनी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रायल के बाद भी ये दूरी जो है वो बहुत ज्यादा थी। अब आगे हम देखते हैं कि धाली भी इस ट्रायल का हिस्सा था। वो भी बॉम्ब गिरा रहा था, लेकिन अचानक उसे यहाँ पर अजय आहूजा सर की बार बार याद आने लगती है, जिस वजह से वो बॉम्ब नहीं गिरा पाता है। और ये देखकर उसके साथी ऑफिसर जो है वो उसे सॉर्टी करने से रोक देते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि धाली की हालत जो है वो फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। तो आज ट्रायल का आखिरी दिन है, और अगर आज भी दूरी 200 मीटर के आसपास नहीं रही तो इस ट्रायल को यहीं पर बंद कर दिया जाएगा। आखिर में टॉनी फिर से ट्रायल स्टार्ट करता है, लेकिन ये दूरी फिर से वही 500 से 600 मीटर की दूरी पर थी। इसी वजह से इस ट्रायल को पार्टनर सर बंद करने को कह देते हैं। आगे हम अलका को देख पाते हैं, जिसके साथ यहाँ पर माधवी भी मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एक आदमी आता है और वो उन्हें मारुति 800 की चाबी दे देता है। दरअसल में अजय आहूजा ने पहले ही मारुति 800 बुक कर दी थी। दूसरी तरफ टॉनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना सटीक कैलकुलेशन होने के बाद भी गलती कहाँ हो रही है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गलती एक छोटी सी चूक से हो सकती है, और अब टॉनी को मालूम चलता है कि गलती उनके कैलकुलेशन में नहीं है, बल्कि गलती जीपीएस में है। टॉनी बताता है कि ये सारे जीपीएस जो है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, और सैटेलाइट जो है वो यूएसए कंट्रोल करता है। तब उन्हें पता चलता है कि यूएसए जो है वो इस ट्रायल को ठीक ढंग से नहीं होने देना चाहता है। यूएसए जरूर इसमें टांग अड़ा रहा है, इसी वजह से अब वो खुद का जीपीएस यूज करने वाले थे। इसलिए टॉनी पार्टनर सर से एक दिन और ट्रायल के लिए मांगता है, और इस बार ये ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और अब टारगेट से दूरी सिर्फ 150 मीटर थी, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन सफेद सागर फिर से स्टार्ट होने वाला था। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास जो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो गिरफ्त में थे, उन सभी को रिहा कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक मंत्री जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास आता है, और वो उनसे कहता है कि इन सब में हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो मुजाहिदीन कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल में मुशर्रफ और जनरल ने इनसिक्योर लाइन पर आपस में बात की थी, जिनमें उन्होंने अजय आहूजा सर को मारने के लिए कहा था, और वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अब उनके पास कुछ भी बोलने को नहीं बचा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नवाज शरीफ को भी मालूम चल जाता है कि चाइना वाली बात जो है वो बिल्कुल झूठ थी। मुशर्रफ ने चाइना का साथ देने वाली बात बिल्कुल झूठ कही थी। मुशर्रफ कहता है कि अगर मैं ये नहीं कहता तो आज हम इतना आगे बढ़ भी नहीं पाते, और कभी इतनी सारी पोस्ट को कैप्चर करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। तब नवाज कहता है कि तुम्हें अभी के अभी इन सारे ऑपरेशन को बंद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मुशर्रफ बताता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो इस ऑपरेशन को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आपकी परमिशन थी, आपके साइन है, और आपने ही कहा था कि आप एडवांस मिसाइल का यूज कर सकते हैं। तो अगर बात सामने आ ही रही है तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बता देगा कि इसमें गलती किसकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय आहूजा सर के चले जाने के बाद से धाली जो है वो खुद को इतना ज्यादा ब्लेम कर रहा था कि वो बाहर तक नहीं निकल पा रहा था। तभी उसके पास टॉनी सर आते हैं। टॉनी सर उससे कहते हैं कि खुद को ब्लेम करना छोड़ दे, क्योंकि ये जंग जो है वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, जिसमें मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तू सॉर्टी भी नहीं कर पा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस्ट पायलट जो है वो मेरे साथ हो।
क्योंकि कल हम लोग बॉम्ब गिराने जाने वाले हैं। जिसके बाद टॉनी और धाली जो है वो सीधा पीक की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर कि थल सेना की आर्मी भी पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही यहाँ पर धाली और टॉनी बम गिराएंगे, यहाँ आर्मी जो है वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देगी। धाली और टॉनी जो है वो हाई एल्टीट्यूड बॉम्बिंग करने वाले थे, लेकिन तभी पता चलता है कि टॉनी की जेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो इस मिशन को अवॉर्ड करने वाले थे। लेकिन धाली कहता है कि सर मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा और मैं आपको कोऑर्डिनेट्स देते रहूंगा। तब जाकर वो मिशन अबॉर्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और सही समय पर वो लोग यहाँ बॉम्बिंग कर देते हैं। वहाँ उन्हें हीट सीकिंग मिसाइल चलाने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने हाई एल्टीट्यूड बॉम्बिंग की थी। इसी वजह से उन्हें सिर्फ जेट की आवाज सुनाई दे रही थी। बॉम्बिंग करने के बाद यहाँ पर धाली को बहुत सुकून मिलता है और अब आर्मी भी उस बंकर के पास पहुंच जाती है और वहाँ अपना झंडा फहरा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माधवी जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब ये बात अलका, कमल और बाकी सारी औरतों को मालूम चल चुकी थी। यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं ये बात अभी बॉल्डी को इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो अभी बिजी है, और बॉल्डी को अगर ये सारी बातें बता दी तो उसके दिमाग में यही सारी बातें चलती रहेगी। अब क्योंकि एयरफोर्स का मिशन जो है वो काफी सक्सेसफुल हो रहा था, इसलिए अब वो लोग बहुत सारे एयरजेट से बहुत सारे पीक पर हमला करते हैं और इसी तरह से बमबारी करने लगते हैं, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे पीक पॉइंट पर जाकर बहुत सारे पोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि यहाँ आर्मी भी उनका साथ दे रही थी। अब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि सारे सोल्जर्स दंग रह जाते हैं। मालूम चलता है कि जब आर्मी उन बंकर पर हमला करने के लिए गई तो मालूम चला कि सारे के सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो उन्हीं बंकर में छिपे हुए थे और बाद में वो लोग छिपकर हमला कर देते हैं, जिससे कि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। एयरफोर्स को भी ये सारी बातें मालूम चल चुकी थी। यहाँ उन्हें मालूम चलता है कि उनके बॉम्ब जो है वो 200 मीटर के एरियाज में गिरते हैं, जिस वजह से उनके पत्थर के जो संघर्ष है वो पूरी तरह से ब्लास्ट नहीं हो पाते हैं। जब भी वो लोग एयरजेट की आवाज सुनते हैं तो वो पत्थर के संघर्ष में घुस जाते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ नहीं होता। और जब हमारे थल सेना के जवान उनके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं तो ये लोग छिपकर उन्हें मार देते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो उनका मिशन जो है वो एक अलग डायरेक्शन में जाने लगा था। तभी हमें मालूम चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सोल्जर्स जो है वो हमारे कब्जे में थे और अब सरताज सिंह जो है वो उनसे पूछताछ करने के लिए जाता है। वो सोल्जर्स जो है वो स्टेटमेंट देने के लिए राजी थे। यहाँ पता चल गया था कि ये लोग मुजाहिदीन नहीं है बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। आगे हम देखते हैं कि टॉनी को इन सब का तोड़ तो निकालना ही था। उन्हें किसी तरह से उनके हीट सीकिंग मिसाइल्स को धोखा देना था और वहां जाकर अटैक करना था। जिसके बाद टॉनी रात को हीट सीकिंग मिसाइल्स को चेक करने लगता है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये मिसाइल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में टारगेट कर सकती है और जेट को लॉक कर सकती है। रात में ये कोई भी काम की नहीं है, जिससे कि टॉनी के दिमाग में अब एक जोरदार आइडिया आ चुका था। वो रात को सॉर्टी लेता है और तुरंत ही उन पीक के पास पहुंचता है। जेट की आवाज सुनते ही सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो संघर्ष में घुस जाते हैं, लेकिन इस बार टॉनी जो है वो हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग नहीं करता है बल्कि लो एल्टीट्यूड पर जाता है और सब कुछ आराम से देख कर आता है। और अब उसे पता चल चुका था कि रात को बॉम्बिंग की जा सकती है और वो भी लो एल्टीट्यूड पर, जहां पर कि वो पाटनी सर को भी इन सारी बातों को बता देता है। पाटनी सर कहते हैं कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं, जिसके बाद मून नाइट जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए अभी हमारे पास मौका है। तब यहाँ पर टॉनी जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ता है और रात को बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब टॉनी जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ लो एल्टीट्यूड पर जाता है और बॉम्बिंग करना स्टार्ट करता है। और अब वो हीट सीकिंग मिसाइल जो है वो कोई काम की नहीं रहती है, क्योंकि वो लॉक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रात बहुत ज्यादा थी। और इसी का फायदा उठाकर वो बहुत सारे पोस्ट पर हमला करता है और सभी को तबाह कर देता है। और अब इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम इस जंग को जल्द से जल्द जीतने वाले थे। अब उन्हें इस 15 दिन जो है वो रात भर बॉम्बिंग करनी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के स्टेटमेंट सुनता है जो कि हमारे कब्जे में थे। उन्होंने बताया कि हम कोई मुजाहिदीन नहीं है, हम पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं और सरकार ने ही हमें यहाँ पर भेजा था मुजाहिदीन पनाह के। वो अपने स्टेटमेंट में बता देते हैं कि आर्मी ने हमें पहचानने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो ग्राउंड पर जाता है और चेक करता है कि आखिरकार वो जंग जीत रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन वो पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर कि उनके बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो घायल पड़े हैं और इन सारी चीजों को देखकर उन्हें समझ आता है कि उनकी हालत जो है वो बहुत ही खराब है। इसी तरह से चलता रहा तो वो लोग जंग नहीं जीतने वाले। जिसके बाद मुशर्रफ अपने एयरफोर्स के कमांडर के पास जाता है।
वो चाहता है कि एयरफोर्स हमारी मदद करे, लेकिन एयरफोर्स के जनरल बताते हैं कि हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो एलओसी के उस पार हो रही है और हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन वो कुछ ऐसी मदद कर सकते हैं जिससे कि तुम्हारी हीट सीकिंग मिसाइल जो है वो काम कर सकती है। तो अब रोज की तरह टोनी जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो लो एल्टीट्यूड पर बॉम्बिंग कर रहा था और उन सारी के सारे पोस्ट को तबाह कर रहा था। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इसका तोड़ निकाल लिया था। उनके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स थे। अब इंडियन एयरजेट जिस भी दिशा से आते यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स को पहले ही पता चल जाता और अब वो आराम से उन्हें टारगेट कर सकते थे। और ये बात जब टोनी को मालूम चली तो वो इस मिशन को अवॉर्ड कर देते हैं और तुरंत ही वापस आते हैं। और अब वापस आने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो उनकी मदद कर रही है और कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद वो आराम से हमारे जेट को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ में ये भी बताया जाता है कि इंडिया ने बहुत सारे पोस्ट पर वापस से कैप्चर कर लिया था, लेकिन काक्सर नाम के पोस्ट पर कैप्चर करना अभी बाकी था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे, इसलिए एक वहां कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। टोनी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या प्लानिंग करे, क्योंकि मिराज 2000 जो है वो अभी भी रेडी नहीं था। तभी टोनी की टीम में से सारे युवा जो है वो बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि हम अभी भी इस मिशन को आराम से सक्सेसफुल कर सकते हैं, क्योंकि अजय आहूजा सर ने हमें ट्रांसपोर्ट जेट फॉर्मेशन के बारे में बताया था और अच्छे से बॉम्बिंग करने के बारे में भी बताया था, जिसमें 6 और 8 एयरजेट जो है वो एक साथ जाते हैं और वहाँ लोकेशन और रडार पर सिर्फ एक बिंदु दिखाई देता है, बिल्कुल एक डॉट बराबर। टोनी को समझ आता है कि ये लड़के जो है वो कर सकते हैं, इसलिए वो इस मिशन पर आगे बढ़ते हैं और काक्सर पोस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। अब वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि रडार पर अब सिर्फ एक बिंदु दिखाई दे रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि ये कोई बिग एयरक्राफ्ट है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन सी चीज है और कौन सा एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगले ही पल वो सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और अब हीट सीकिंग मिसाइल जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। उन्हें पहले से कोऑर्डिनेट्स तो मिल जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ एक डॉट दिखाई दे रहा था और काक्सर पोस्ट के पहुंचने के बाद सारे के सारे जेट अलग अलग हो जाते हैं और अब सारे के सारे पोस्ट को तबाह कर दिया जाता है। इस तरह से इस मिशन को और इस जंग को आराम से जीत ली जाती है। अब नवाज शरीफ यूएसए जाता है और वहाँ के मिनिस्टर से दुखी मन से बात करता है। वो सारी चीजें बताता है, लेकिन अपने तरीके से, जिसमें वो लोग गलत नहीं है। लेकिन यूएसए को उनकी सारी हरकतों के बारे में मालूम चल चुका था और उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, इसी वजह से वो कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। यहाँ में ये भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ मुशर्रफ के ऊपर सारी गलतियां डाल देता है और अब मुशर्रफ का कभी भी कोर्ट मार्शल हो सकता था, जिसके बाद सारे एयरफोर्स सोल्जर्स जो है वो बेस पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर माधवी जो है वो बॉल्डी का इंतजार कर रही थी और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बॉल्डी को पहले ही पता चल गया था क्योंकि टोनी ने उसे पहले ही बता दिया था। जिसके बाद कुछ मीडिया वाले यहाँ टोनी के पास आते हैं। वो उनसे अजय आहूजा के बारे में कुछ सवाल जवाब करते हैं, लेकिन इस बार ढाली सामने आता है और उनसे कहता है कि मैं अजय आहूजा सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ रहना बहुत ही आसान है। ढाली यहाँ उन्हें मिग 21 के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक एयरजेट में बैठने तक की ठीक से जगह नहीं होती है और आपको ठीक से बांध दिया जाता है। बाद में आपके पास 100 कंट्रोल होंगे उन्हें देखने के लिए और हमारे एयरजेट में 4000 लीटर फ्यूल होता है। अगर एक चिंगारी भी लगती है तो पूरा का पूरा एयरजेट जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। ढाली बताता है कि उस समय निशांत इंजेक्ट हुआ था, वो गंभीर रूप से घायल था। उस समय पर अजय आहूजा सर ने उसकी मदद करने की सोची। उस समय कोई भी होता तो वो वापस आ जाता, लेकिन अजय आहूजा सर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए निशांत को बचाने के बारे में सोचा। जिसके बाद कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम टोनी को देखते हैं जो कि सीधा अलका मैडम के पास आता है। वो अलका से बात करना चाहता था क्योंकि टोनी ने अलका से वादा किया था कि वो अजय को कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन अलका यहाँ पर टोनी की बात समझती है और वह कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हें अफसोस भी नहीं करना चाहिए। अजय आहूजा को खोने का दर्द शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वीर जवान की पत्नी ने जिस हिम्मत और मजबूती के साथ खुद को संभाला वह सच में काबिल तारीफ है। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, फिर भी चेहरे पर हौसला था। ऐसी वीरांगना के जज्बे को दिल से सलाम करना चाहिए। तो दोस्तों, जंग तो खत्म हो जाती है लेकिन उसके निशान कभी खत्म नहीं होते। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ आसमान में लड़ी गई एक जंग की कहानी नहीं है,
यह उन जवान सैनिकों के साहस, बलिदान और हौसले की कहानी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। किसी ने अपने परिवार को पीछे छोड़ा, किसी ने अपने सपने और किसी ने तिरंगे की शान के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। आज हम उन सभी वीर जवानों को दिल से सलाम करते हैं जिनकी वजह से आज हम हमारे घरों में सुरक्षित बैठे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।